जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल की वीडियो में आप सभी से चर्चा किया था कि 4 जून 2024 यानी कि जिस दिन इलेक्शन के नतीजे आ रहे थे, उस दिन स्टॉक मार्केट में हमें एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। आप ये कह सकते हैं कि कोरोना पैंडेमिक के बाद ये पहली बार ऐसा था जब एक दिन के अंदर में इतनी बड़ी हमें गिरावट देखने को मिली थी। तो इस गिरावट का फायदा उठाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने म्यूचुअल फंड में लमसम किया, या फिर कह सकते हैं टॉपअप किया, या फिर कह सकते हैं कि वन टाइम किया। ये सोच करके कि आज हम पैसा इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, हमें सस्ते रेट पर एनएवी मिल जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा हुआ कि उनको उस दिन की एनएवी नहीं मिली। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सेम डे की एनएवी मिली, लेकिन आधे के आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि सर हमें 4 जून की एनएवी नहीं मिली, हमें 5 जून की एनएवी मिली। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए हमने एक डिटेल में वीडियो बना करके रखी है, जो कि हमने कल के दिन बात की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जा करके जरूर देख लीजिएगा। तो उसी वीडियो का आज ये अपडेट है। आज हम कुछ और बातें कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों से ये भी सुनने को मिला कि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड का मामला है वो तो है ही, लेकिन जो डीमेट में पोजीशंस था उसमें भी दिक्कत लोगों को देखने को मिली है। अब देखिए, यहाँ पे दो बातें सामने आती है। अगर आपका डीमेट में पोजीशन था तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि क्या वो पोजीशन ट्रेडिंग अकाउंट में था। अगर वो पोजीशन ट्रेडिंग अकाउंट में था तो सीधे सीधे जिम्मेदार ब्रोकर होगा। लेकिन अगर वो पोजीशन आपके डिपॉजिटरी के पास था, यानी कि जो डिपॉजिटरी है जैसे में सीडीएसएल, एनएसडीएल, अगर उनके पास है तो फिर डिपॉजिटरी इसके जिम्मेदार होंगे। और सुनने में यही आ रहा था कि जो डिपॉजिटरी है उनके सर्वर ठीक ठाक काम नहीं कर रहे थे। तो अगर हम डिपॉजिटरी की बात करें तो इंडिया के अंदर में दो डिपॉजिटरी हैं डीमेट अकाउंट के मामले में। एक है एनएसडीएल और दूसरा है सीडीएसएल। और अगर मैं बात करूं सीडीएसएल की, तो इनके पास डिपॉजिटरी के मामले में लगभग 70% का मार्केट शेयर है। यानी कि जो भी डीमेट अकाउंट है आपके पास, उसमें चांसेस ये है कि सीडीएसएल का डीमेट अकाउंट आपके पास होगा। आप डीमेट अकाउंट के अंदर में जा करके ये चेक कर सकते हैं कि आपका डीमेट अकाउंट या डिपॉजिटरी सीडीएसएल है या फिर एनएसडीएल है। तो ये जो सीडीएसएल है, इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है बीएसई लिमिटेड। यानी कि बीएसई लिमिटेड की ही सीडीएसएल कंपनी है। और यहाँ पे जो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें भी लगभग 80% डीमेट अकाउंट में हमें बीएसई स्टार एमएफ का ही प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है। तो अब देखिए, ये जो बीएसई का जो सीडीएसएल प्लेटफॉर्म है और ये जो होल्डिंग सेल करने की बात हो रही है, इसके बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन अगर बात मैं करूँ सीडीएसएल की, तो सीडीएसएल का जो पेरेंट कंपनी है वो बीएसई ही है। तो घूम फिर करके मामला जो है ना वो बीएसई के पास ही पहुँच जा रहा है। तो वहीं पे अगर बात की जाए बीएसई की, तो चलिए अभी हम इस मामले को थोड़ा सा छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके बारे में मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। हम वापस आते हैं म्यूचुअल फंड पे। तो देखिए, म्यूचुअल फंड का क्योंकि प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं बीएसई स्टार में, डीमेट अकाउंट के माध्यम से जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म हमें वही देखने को मिलता है। और आईसीसीएल यानी कि इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बीएसई स्टार एमएफ के लिए ही काम करता है। मुझे ये मालूम नहीं है कि ये बीएसई जो स्टार है यानी कि जो बीएसई है वो इसका पेरेंट कंपनी है या नहीं, ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन ये आईसीसीएल जो है वो बीएसई स्टार एमएफ के लिए काम करती है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है उसका। तो बीएसई से पूछा गया कि भाई ये जो डिले हुआ पेमेंट, यानी कि जो आपने जो पेमेंट प्रोसेस सही समय पर नहीं किया, इसके पीछे कारण क्या है। तो बीएसई ने तो सीधे से अपना पल्ला झाड़ लिया है, ये बैंकों के हवाले कर दिया है कि भाई बैंकों ने हमें जो है ना पेमेंट ही लेट से किया, तो हम कहाँ से आगे म्यूचुअल फंड हाउस को पेमेंट कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि बहुत सारे लोगों ने तो ऐसा कहा कि सर हमने तो लगभग 10 बजे के आसपास ही इन्वेस्ट कर दिया था, किसी ने कहा कि हमने लगभग 11 बजे के आसपास इन्वेस्ट कर दिया था, किसी ने कहा कि 11:30 में इन्वेस्ट किया, किसी ने 12 में इन्वेस्ट किया, किसी ने 12:30 के आसपास में इन्वेस्ट किया। ज़्यादातर लोगों ने इसी समय के आसपास में इन्वेस्ट किया। और म्यूचुअल फंड का जो कट ऑफ टाइम है वो है 3 PM का। लेकिन जो थर्ड पार्टी ऐप होते हैं ना डीमेट अकाउंट वाले, वो ये बोलते हैं कि हमारे पास आप पैसा जो है वो लगभग 2 PM के आसपास में पेमेंट कर दीजिए। लेकिन अगर फिर भी किसी ने 12:30 के आसपास में पेमेंट कर दिया था, तब भी वो लगभग 1.5 घंटा पहले पेमेंट कर दिया था। तो आपको पेमेंट प्रोसेस करने में क्या 1.5 घंटे का समय लग गया। यानी कि कोई व्यक्ति अगर पेमेंट 12:30 किया है तो उसके बाद भी अगर यहाँ पे 3 बजे का कट ऑफ टाइम देखा जाए तो लगभग आपके पास 2.5 घंटे का समय था। तो क्या आपको इतना ज़्यादा समय लग गया पेमेंट प्रोसेस करने में। क्या यही सारी चीजें करके मोदी जी का जो डिजिटल इंडिया का सपना है वो साकार होगा। आज हम नए युग में जी रहे हैं जहाँ पे
डिजिटल का, जो ऑनलाइन का क्रांति चल रहा है, वहाँ पे अगर आपको पेमेंट प्रोसेस करने में भी 2.5 घंटे का समय लगेगा और 2.5 घंटे के बाद भी आप पेमेंट प्रोसेस नहीं कर पाएंगे तो आप ये कह करके बच नहीं पाएंगे। तो ऐसे तो बीएसई ने ये कह करके पल्ला झाड़ दिया है कि हमें भाई पेमेंट ही लेट से मिला, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जब ये कहा है कि भाई मैंने 11 बजे 12 बजे के आसपास में पेमेंट कर दिया है, तो फिर बीएसई बच नहीं सकती है। तो यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हो सकती है। अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है। सबसे पहली चीज़ तो हमें क्या करना चाहिए, और दूसरा ये जो रेगुलेटरी है वो क्या करेगी। तो देखिए रेगुलेटरी अपने एंड से तो इसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ इंक्वायरी करेगी, ये जानने की कोशिश ज़रूर की जाएगी, क्योंकि ये मामला जो है बहुत बड़ा है और धीरे धीरे बहुत बड़ा होते जा रहा है कि वाकई में क्या बैंक ने ही पेमेंट लेट से किया, या फिर ये जो आईसीसीएल है या फिर जो बीएसई का स्टार में प्लेटफॉर्म है इसमें कोई दिक्कत थी, या फिर आईसीसीएल ने जो पेमेंट है वो देरी से किया, जो पेमेंट गेटवे है वो म्यूचुअल फंड हाउस को पेमेंट देरी से दिया। तो इसकी इंक्वायरी तो जरूर होगी, इस बात के लिए तो मैं श्योर हूँ, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा धीरे धीरे होते जा रहा है और जो सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही है और इंडिया के जो बड़े बिजनेस न्यूज़ चैनल है वहाँ पे भी बातें हो रही। तो इसके लिए तो मैं आश्वस्त हूँ कि इस पर इंक्वायरी जरूर होगा। अब जो लोगों को नुकसान हो रहा है, यानी कि जो फायदा हो सकता है वो अगर नहीं हुआ तो एक तरह से नुकसान ही है, तो उसकी भरपाई होगी कि नहीं होगी इस बात को तो मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इंक्वायरी जरूर होगी, इतना मुझे उम्मीद है। अब हमें हमारे एंड से क्या करना चाहिए, तो देखिए अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना था, आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना था, आपको ईटीएफ नहीं खरीदना था, आपको शेयर्स नहीं खरीदना था, सिर्फ आपको म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना था, तो आपको डीमेट अकाउंट के माध्यम से इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। मैंने अपने पहले भी एक आध दो वीडियो में ये बातें आप सभी से कही है कि आपको डीमेट अकाउंट के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। इसके लिए अगर आप चाहते तो आरटीए का जो ऐप है उसका इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे में कैप फिनटेक ऐप इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे में कैम्स का ऐप इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे में एमएफ सेंट्रल ऐप का इस्तेमाल कर सकते थे। ये सारे आरटीए के ऐप है, तो कम से कम इनकी जिम्मेदारी तो तय होती ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अगर इन ऐप के माध्यम से आप इन्वेस्ट करते तो रिजेक्शन आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलता, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जिम्मेदारी तय होगी, क्योंकि ये जो ऐप है ये आरटीए का ऐप है, थर्ड पार्टी ऐप नहीं है जो ऐसे बोल करके मुकर जाएंगे कि भाई हमको तो बैंक ने पेमेंट ही नहीं दिया और इंक्वायरी चालू हो गई। भाई ये मुकर नहीं सकते हैं। इसलिए अगर आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना है तो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि जो आरटीए का ऐप है, जैसे फिर से मैं बता दूं, ये जो कैप फिनटेक ऐप है या फिर कैम्स ऐप है या फिर एमएफ सेंट्रल ऐप है, मैं बोलूँगा कि सबसे अच्छा आपके लिए एमएफ सेंट्रल ऐप होगा। यहाँ पे इंडिया के अंदर में जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस हैं वो सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर दिख जाते हैं, चाहे वो कैम्स के अंदर में आते हो या फिर वो कैप फिनटेक के अंदर में आते हो, सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। इस ऐप को कैप फिनटेक और ये जो कैम्स है दोनों ने मिल करके बनाया है, जॉइंट वेंचर में चलता है ये जो एमएफ सेंट्रल ऐप है। तो यहाँ पे दोनों ही जो रजिस्ट्रार हैं, जो दोनों ही आरटीए है, वो दोनों ने मिल करके बनाया है, तो ऐसे में सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पे दिख जाते हैं आपको, तो कोई भी तरह का दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। और अगर आपका कोई ऐसा म्यूचुअल फंड जिसमें आपने पहले कभी इन्वेस्ट किया था और आप भूल गए हैं, तो आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो वो म्यूचुअल फंड भी आपको वहाँ पे दिखने लगेगा, और आपने जितने भी फोलियो क्रिएट किए हैं वो भी यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ तक ये भी दिख जाएगा कि जो भी आपने डीमेट अकाउंट के माध्यम से इन्वेस्ट किए हैं वो भी आपको दिख जाएगा। एक कॉलम में आपको डीमेट की होल्डिंग भी आपको दिख जाएगी। तो एमएफ सेंट्रल ऐप बहुत ही अच्छा ऐप मुझे लगता है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ऐसे भी ये आरटीए का जो ऐप है तो प्रमोशन करने की मुझे जरूरत भी नहीं है और मैं कर भी नहीं रहा हूँ। अगर आप चाहें तो एक बार इसका इंटरफेस चेक कर सकते हैं। ये जब मामला आया तो इसलिए मैंने आप सभी को बताया कि अगर आप चाहें तो एमएफ सेंट्रल ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे 2 मामले हो सकते हैं, एक हमारे एंड से कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या डीमेट अकाउंट की जरूरत है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, एक बार फिर से सोच लीजिए। और दूसरा जो कि यहाँ पे जो रेगुलेटरी बॉडी है जैसे सेबी हो गई, वो जरूर कुछ ना कुछ इस पर एक्शन लेगी। एक बार फिर से बता दूं कि जो फायदा हो सकता था वो फायदा अगर हमें नहीं हुआ तो नुकसान की तरह ही है, वो भरपाई होगा कि नहीं होगा इस पर तो ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ये जो 4 जून को जो सेम डे एनएबी का जो दिक्कत हुआ है, इस पर मैं अगर फिर से कुछ अपडेट आती है तो फिर से मैं वीडियो लाऊंगा, तो आप चैनल पे बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।